ठीक है। तो नेक्स्ट जेएस का डॉक्यूमेंटेशन ही हम लोगों को पढ़ना है, तो थोड़ा सा ना एक अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपका पढ़ना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि जितनी सारी हमारे पास कंटेंट हो, जितना सारा कंटेंट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा ना एक कॉमन सेंस डेवलप होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब भी नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन पे आप जाते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन मिलता है, एक गेट स्टार्टेड का, एक लर्न नेक्स्ट जेएस का, नहीं। तो जब आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंटेशन वाला पूरा फोल्डर, मतलब बेसिकली पेज आ जाता है, जहाँ पे आप स्टेप बाय स्टेप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट जेएस की थ्योरी को पढ़ सकते हैं, नहीं। जो कि बड़ा ही इजी है। अब अगर स्टेप बाय स्टेप, जैसा कि अभी आप बोल भी रही थी कि आप ये सारी चीजें पढ़ने के बाद चीजें मतलब क्या लिखा है, क्या होता है ये पता है, बट उसका यूज कहाँ पे करना है, कैसे करना है, वो शायद उतनी ज्यादा क्लियरिटी नहीं आई होगी। बट तो हम लोग क्या करते हैं कि उसका प्रैक्टिस करते हैं, ताकि आप ना क्लियर हो सके कि बेसिकली उसका यूज केस क्या है, ठीक है, रियल लाइफ में हम कैसे यूज कर सकते हैं। बाकी ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे अगर हमें किसी भी कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस डॉक वाले जो भी हमारा ब्लॉग है, बेसिकली पेज है, इस पे आएंगे और उस पार्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे, जस्ट लाइक मान लीजिए हमें लेआउट और पेजेस के बारे में जानना है कि लेआउट और पेजेस कैसे काम करते हैं, कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, हम इस पेज पे आएंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। बट अब स्टेप बाय स्टेप इतना डिटेल में जाके पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियस बात है बहुत सारी चीजें तो हमारे वहाँ पे क्लियर हो जाएगी। बट कुछ चीजें जो है कि अगर आपके पास कंटेंट चाहिए कि हमें और भी डीप में पढ़ना है, तो आप क्लास के बाद क्या क्या करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट हम लोग कवर करेंगे इस प्रोजेक्ट में, वो सारी चीजें आप यहाँ पे आके पढ़ेंगे, ठीक है। और हो सकेगा तो क्लास में, क्योंकि क्लास काफी लंबी करने वाले हैं हम लोग, आराम से पढ़ते हैं, ठीक है। एक तरीके से जस्ट लाइक कि आप जैसे सेल्फ स्टडी करते हैं वैसे आप मेरे साथ सेल्फ स्टडी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, ताकि आपको और भी आसानी से चीजें। तो हमने क्या बोला था कि ये तो काम आपका है कि अगर डिटेल में जाना है तो हम लोग कहाँ पे जाएंगे, गेट स्टार्टेड क्लिक करेंगे। अदरवाइज लर्न नेक्स्ट जेएस करके हमारे पास एक और डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है, पेज मिल जाता है, जहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट जेएस ने ही हमारे लिए ना एक लर्निंग प्रोजेक्ट क्रिएट किया है कि अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से नेक्स्ट जेएस को सीखना चाहते हैं विद प्रोजेक्ट, तो आप ना इसके थ्रू ना जा सकते हैं, ठीक है। इसमें देखिए बेसिकली इन्होंने दो बेसिकली डॉक क्रिएट किया है कि अगर आपको रिएक्ट जरा भी नहीं पता है तो सबसे पहले आप रिएक्ट का फाउंडेशन कोर्स जो इन्होंने क्रिएट किया है उसके साथ आप जाइए, ठीक है। आप जस्ट लाइक रिएक्ट फाउंडेशन पे अगर आप क्लिक करते हैं तो अब रिएक्ट फाउंडेशन में आपको ये सारा कोर्स मिल जाता है, जिसमें क्या है कि जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया था ना कि एक नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट बनाने के लिए आपको जो जो कॉन्सेप्ट की नीड होगी रिएक्ट का, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे ना कोर्स के रूप में इन्होंने क्रिएट कर दिया। जैसे कि अबाउट रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस, कि रिएक्ट क्या है, नेक्स्ट जेएस क्या है, पहला चैप्टर इन्होंने ये बना रखा है। तो आप जाओ पढ़ना चाहो तो आप यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हो, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, जानते हैं। बट अगर आप क्यूरियस हैं कि हमें और भी नहीं स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, नहीं थ्योरी के रूप में जानना है, तो अब यहाँ पे जाकर ना रिएक्ट क्या होता है, रिएक्ट में क्या क्या चीजें होती है ना, जस्ट लाइक जैसे मैंने बताया अभी आपको ना, कि एक जब वेबसाइट बनाते हैं तो हमें क्या है कि सिर्फ ऐसा नहीं, उसमें कई सारे फीचर्स ना हमें नीड होती है, जैसे कि यूजर इंटरफेस हम क्रिएट करते हैं जो कि रिएक्ट के थ्रू परफेक्टली हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, कंपोनेंट के थ्रू कोई भी ना इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं, नहीं। वैसे राउटिंग जो कि अगर हम रिएक्ट में प्रोजेक्ट करते हैं, राउटिंग इसलिए क्या होता है कि जब भी हम एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करना चाहते हैं तो बेसिकली हमें एक राउटिंग का फीचर्स अपना इम्प्लीमेंट करना होता है अपने कोड में, जो कि अगर डायरेक्टली अगर हम रिएक्ट में अगर कोड करेंगे तो हमारे लिए इसके लिए राउटिंग के लिए हमें किसी दूसरे लाइब्रेरी की नीड होगी, जिसे रिएक्ट राउटर डॉम बोलते हैं, उसका हमें यूज करना होगा। इसी तरीके से डेटा फेचिंग, जैसा कि अभी हम लोगों ने जावा स्क्रिप्ट में पढ़ा था कि डेटा फेच करने के लिए हम लोग फेच मेथड का यूज कर रहे होते थे, नहीं, ठीक है। तो वो क्या करता था, किसी एपीआई से डेटा हम लोग जब फेच करते थे, फेच मेथड का यूज करके हम लोग बेसिकली कर पा रहे थे, वो रिएक्ट में भी हम फेच कर सकते हैं। बट अगर कोई भी हम सीक्रेट एपीआई को कॉल कर रहे हैं, फेच कर रहे हैं,
तो हम वहाँ पे क्या है, बैकएंड में भी फेच फंक्शन का यूज करके रिएक्ट में भी कर सकते हैं, बट जब हमें डेटाबेस से कोई भी डेटा फेच करना होगा, ठीक है, तो हम वो फेचिंग का काम हमें बैकएंड में करना होगा, ताकि हम अपने कोड को बेसिकली फ्रंट एंड में ना पुश करें। तो रिएक्ट हमें ये फीचर्स नहीं प्रोवाइड करता है, नहीं, बट हमें नीड तो होगी, क्योंकि हम डेटाबेस से भी कुछ डेटा फेच करेंगे। क्लियर? तो हमें क्या, इसीलिए जब हम लोग एपीआई कॉल कर रहे थे, जब अब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, तो कुछ प्राइवेट एपीआई की होती थी, नहीं, जब हम उसको फ्रंट एंड में कोड लिख रहे होते थे, तो क्या होता था कि, एक मिनट, ठीक है। तो डेटा फेचिंग का जो हमारा जो एक वेबसाइट में फीचर होता है, बेसिकली हम डेटा फेचिंग का हमारा जो फीचर होता है, ठीक है, अगर हम रिएक्ट में करते हैं तो वहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस से नहीं, कोड को फेच नहीं कर सकते। तो फेचिंग का काम अगर हम रिएक्ट में कोड करेंगे तो ऑब्वियस बात है, हमें किसी बैकएंड लैंग्वेज की नीड होगी। इसी तरीके से रेंडरिंग, रेंडरिंग बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम अपने क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते, ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट होता है बेसिकली क्या होता था, हम लोगों ने अभी तक जो बेसिकली पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि हम क्लाइंट से सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और फिर सर्वर हमें क्या करता है, एक रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। देन हमारा ब्राउजर क्या करता है, उस रिस्पॉन्स को रीड करता है, देन हमें रेंडर कर देता है। बेसिकली क्या है, जब हमारा ब्राउजर किसी सर्वर के थ्रू जो डेटा आया है उसको रेंडर करता है, बेसिकली उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट रेंडरिंग। नहीं, क्लाइंट बेसिकली क्या है कि हमारा जो यूजर का ब्राउजर है, मशीन है, वो उस डेटा को क्या कर रहा है, रेंडर कर रहा है, ठीक है। तो उसमें लूप होल क्या है कि अगर मान लीजिए अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं, तो आपके ऑब्वियस बात है, मोबाइल की कैपेसिटी भी अलग अलग होती है। कुछ मोबाइल कम रैम की होती है, कुछ ज्यादा रैम की होती है, नहीं। अगर आप लैपटॉप से करें तो अलग ना, जो टाइमिंग होगा रेंडर करने को, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है, नहीं, ठीक है। मान लीजिए कोई यूजर है, किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को एक बहुत ही लो रैम की वेबसाइट के साथ क्या कर रहा है, एक्सेस करना चाह रहा है, तो ऑब्वियस बात है कि जब उस वेबसाइट का जो डेटा सर्वर से फेच होगा, देन उसके मशीन में जब वो रेंडर होगा, तो ऑब्वियस बात है उसकी मशीन की कैपेबिलिटी उतनी नहीं होगी, तो उसको लोड होने में क्या होगा, टाइम लगेगा, नहीं, समझ में आ रहा है? तो बेसिकली क्या है कि रेंडरिंग, अगर हम क्लाइंट के वेबसाइट पे ना, बेसिकली क्लाइंट बेसिकली किसको हम बोल रहे हैं, यूजर को हम बोल रहे हैं, अगर यूजर के मशीन पे अगर हम करते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड रेंडरिंग, नहीं, तो वो क्या होगा, उतना ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, ठीक है, क्योंकि यूजर अलग अलग मशीन से हमारे वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, और वो उस बात पे डिपेंड करेगा कि कितना फास्ट हमारे वेबसाइट को वो लोड कर पा रहा है, रेंडर कर पा रहा है, तो कितने पावरफुल मशीन के साथ हमारे वेबसाइट को वो एक्सेस कर रहा है। तो इस चीज को ऑप्टिमाइज करने के लिए जिस तरीके से क्लाइंट साइड रेंडरिंग है, उसी तरीके से, एक मिनट,
एक प्रॉब्लम हो रही है। वो ये प्रॉब्लम कि मैं ना कुछ भी इस पे ना लिख नहीं सकता हूँ आज, ठीक है। तो थोड़ा सा हमारे साथ ना चीजें थोड़ा सा मैनेज करें, कुछ पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई, काम नहीं कर रहा है। चलिए तो कोई नहीं, हम लोग समझते ही कोड, वैसे भी हमें कोड ही लिखना है, थ्योरी जरूरी नहीं कि इस पे हम लिख के कर पाए। ठीक है। तो बेसिकली रेंडरिंग क्या है, जैसा कि अभी हमने बताया कि हम उसको क्लाइंट साइड पे भी रेंडर कर सकते हैं। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि जो हम डेटा सेंड कर रहे हैं, सेंड हम रॉ डेटा सेंड ना करके बेसिकली हम क्या करें कि जो हमें रॉ डेटा सेंड करना है, जो रॉ डेटा क्लाइंट पे आके फिर रेंडर हो रहा है, फिर हमें एक विजुअल हो पा रहा है, ठीक है। वो रेंडरिंग वाला काम ना हम सर्वर पे ही करते हैं, नहीं, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उसको सर्वर साइड रेंडरिंग कर सकते हैं, ताकि हमें यूजर की मशीन पे ना डिपेंड ही ना होना पड़े, नहीं, ठीक है। तो रेंडरिंग बेसिकली हम क्लाइंट साइड भी कर सकते हैं, सर्वर साइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पढ़ेंगे बेसिकली रिएक्ट में सर्वर साइड जो सर्वर कोड हम लिखते हैं या फिर क्लाइंट कोड लिखते हैं वो वही है ना। क्लाइंट कोड क्या करता है, वो क्लाइंट के वेबसाइट पर रेंडर होगा। सर्वर साइड जो हम कोड लिखते हैं, जो कंपोनेंट बना रहे हैं, जो कि सर्वर पे रेंडर होकर डायरेक्टली हमें क्या हो रहा है कि हमारे रिस्पॉन्स पे रॉ डेटा नहीं सेंड कर रहा है, बेसिकली हमारा सर्वर बेसिकली उसको रेंडर डेटा सेंड करता है, अगर हम सर्वर कंपोनेंट यूज करते हैं तो, ठीक है। अब उसके अलग अलग बेनिफिट होते हैं, बाकी डिटेल में पढ़ेंगे भी, बट अभी बस रेंडरिंग का बस आपको मैंने फीचर बताया। पहले रिएक्ट सिर्फ क्या होता था, क्लाइंट साइड रेंडरिंग करता था, नहीं, सर्वर साइड रेंडरिंग होता ही नहीं था। बट जब रिएक्ट 19 आया तो उसमें यही एक एक्स्ट्रा फीचर, मतलब एक ये एडवांसमेंट आया कि हम कोड को सर्वर साइड भी क्या कर सकते हैं, रेंडर कर सकते हैं, ठीक है। बट रिएक्ट डायरेक्टली नहीं कर सकता था, उसको किसी न किसी फ्रेमवर्क या किसी न किसी टूल्स के थ्रू वो हो पाता। तो नेक्स्ट जेएस ना पहला सबसे फर्स्ट इस फीचर को अडॉप्ट करने वाला ना फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट जेएस में ना पेज राउटर, पहले पेज राउटर चलता था नेक्स्ट जेएस में, नहीं। तो ऐप राउटर आया ही इसीलिए क्योंकि ये जो फीचर है ना सर्वर साइड रेंडरिंग का, ना सर्वर कंपोनेंट को रेंडर करने का, वो नेक्स्ट जेएस बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट कर सके, उसके लिए ये ऐप राउटर बनाएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट इस फीचर को अडॉप्ट, रिएक्ट के इस फीचर को अडॉप्ट करने वाला कोई भी टूल्स है वो कौन सा है, फ्रेमवर्क नेक्स्ट जेएस है। अब रिएक्ट के वेब पेज पे जाके ना बेसिकली उसकी डॉक्यूमेंटेशन में जाके देखें तो वहाँ पे आपको बताया भी गया है, ठीक है। अभी तो कई सारे और भी टूल्स हैं, नए फ्रेमवर्क जो कि इस सर्वर साइड रेंडरिंग को ना अडॉप्ट कर चुके हैं, ठीक है। और धीरे धीरे वो बढ़ता ही जाएगा, बट सबसे पहले किसी ने अगर अडॉप्ट किया था तो नेक्स्ट जेएस था। तो रेंडरिंग आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, बेसिकली रेंडरिंग का हमें क्या यूज केस है, और रेंडरिंग अगर हम नहीं अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस और भी तरीका है, जस्ट लाइक अगर आप सर्वर साइड जो है, ठीक है। और भी अभी आरएससी बेस्ड ना अभी रेंडरिंग हो रही है रिएक्ट में, वो भी देखेंगे ना, रिएक्ट कंपोनेंट जो है, जो भी हम लोग भी पढ़ने वाले हैं रिएक्ट कंपोनेंट के बारे में, उसमें देखेंगे कि आरएससी क्या होता है। बट अभी हम लोग आगे देखते हैं इंटीग्रेशन। जैसा कि मैंने बताया, जब भी एक वेबसाइट बनाते हैं तो हमें अलग अलग टूल्स को इंटीग्रेट करने की नीड होती है हमारे वेबसाइट में। जैसे कि अगर मान लो आपको एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम ना फीचर्स अप्लाई नहीं ऐड करना चाहते हो अपने वेबसाइट में, तो अब इस बात है जो ऑथेंटिकेशन होगा इसलिए वो डेटाबेस से कनेक्टेड होगा, नहीं। क्योंकि कोई भी यूजर होगा जो अपने आप को लॉग इन करेगा, साइन अप करेगा, तो उसके डेटा को कहीं ना कहीं हमें सेव करना होगा, नहीं। तो उसके लिए हमें डेटाबेस से इंटीग्रेट करना होगा। उसी तरीके से अगर मान लो पेमेंट फीचर्स अप्लाई नहीं ऐड करना चाहते हो वेबसाइट में, तो आपको पेमेंट गेटवे को से एपीआई कॉल करनी होगी, जो कि हमें बेसिकली इंटीग्रेशन का फीचर अप्लाई करना है, तो जो कि डायरेक्टली हम रिएक्ट में नहीं कर सकते, नहीं, ठीक है। उसी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ये आपको देख पा रहे हैं कि अलग अलग तरीके से ना हम अपने कोड को ना पुश कर सकते हैं बेसिकली प्रोडक्शन लेवल पे, कि सर्वरलेस सीडीएन ये सारी चीजें हैं। तो अभी इसके बारे में बाद में देखेंगे जब डिप्लॉयमेंट देखेंगे, बट इसकी भी हमें जरूरत होती है एक वेबसाइट को बेसिकली प्रोडक्शन लेवल पे लेके जाने पर। उसी तरीके से परफॉर्मेंस की बात करें कि जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम ये भी ध्यान देते हैं कि हमारी वेबसाइट कितने ना एसईओ फ्रेंडली है, ठीक है, कितनी फास्ट है, वो सारी चीजें ना, हमारे जो इमेज हम यूज करें वो कितना ऑप्टिमाइज हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि इमेज की भी एक साइज होगी,
नहीं, तो जब डेटा रेंडर होके क्लाइंट की मशीन पे जाएगा, अगर वो ऑप्टिमाइज नहीं होगा, कम साइज का नहीं होगा, तो उसको रेंडर होने में भी और टाइम लगेगा, क्योंकि जितना बड़ा साइज का डेटा होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमें इमेज को क्यों ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि रेंडरिंग का जो प्रोसेस है उसको और भी फास्ट बनाए। उसी तरीके से फंड को भी ऑप्टिमाइज करने का हमारे पास तरीका होना चाहिए। अब या तो हम मैनुअली करें, या तो हमें किसी टूल्स की हेल्प से हमें अपने फंड को, इमेज को, और भी सारी चीज, स्क्रिप्ट को, जो भी हम कोड लिख रहे हैं, फंक्शन लिख रहे हैं, उसको कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। बेसिकली परफॉर्मेंस की बात करें, ठीक है, तो वो चीजें हमें सीखनी होती है एज ए डेवलपर। ठीक है, स्केलेबिलिटी बेसिकली क्या है कि जब भी हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, बेसिकली प्रोजेक्ट, जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं, हमें मैक्स बहुत सारे डेवलपर मिलके ना उस प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं। तो कैसे मल्टीपल टीम ना कितने इजीली ना उस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है, डेटा कैसे ना क्लाइंट से सर्वर तक ना फ्लो जो है वो कितना इजीली हो सकता है, स्केलेबल है, ठीक है, कितने यूजर तक ना बेसिकली हम उस पार्टिकुलर स्टैक में जब हम कोड करते हैं तो उसको हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें हमें नीड होती है जब भी हम एक वेबसाइट बनाते हैं। उसी तरीके से डेवलपर एक्सपीरियंस से तो कोई मैटर नहीं करता। ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने बताया, डेवलपर एक्सपीरियंस क्या होता है कि हम कोई भी चीज कितना इजीली कर पा रहे हैं। नहीं, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने बदला, हम लोग सिर्फ जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखते, तो ऑब्वियस बात है कि हमें वहां पे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। जब भी हम बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे जैसे हमारा प्रोजेक्ट बड़ा हो रहा था, राउटिंग प्रॉब्लम आ रही थी। नहीं, हमने क्या देखा कि रिएक्ट में हमारे बहुत सारी चीजें नहीं क्लियर हुई कि हम एक फंक्शन को, उसकी जो यूआई हम क्रिएट करें, छोटे छोटे यूआई बनाकर उसमें एक बड़े यूआई में क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट जावा स्क्रिप्ट में ऐसा नहीं हो पा रहा था। नहीं, उसी तरीके से रिएक्ट में जब हम कोड करते हैं तो हमें राउटिंग का फीचर नहीं मिलता, राउटिंग के लिए हमें किसी और टूल्स का यूज करना होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन वाला काम नहीं हो पाता। तो बेसिकली, तो एज ए डेवलपर हमारा एक्सपीरियंस उतना बेटर नहीं हो पाता। नहीं, तो बेसिक, तो इस चीज को ना हम जब भी कोई भी स्टैक यूज कर रहे होते हैं तो हमें ये ध्यान देना होता है कि बेसिकली हम जो भी कोड लिख रहे हैं, ठीक है, उसके साथ हम कितना इजीली कंफर्टेबल हैं, नहीं, कितना आसानी से हमारा काम हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें नीड होती है जब भी हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो अब इसके लिए हमारे पास दो तरीका है कि हम रिएक्ट में कोड कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट में कोड करेंगे तो हमें क्या क्या चीजें मिलती है, नेक्स्ट जेएस में हमें क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है, अगर, ठीक है, अगर बात करें इस सारे फीचर्स के टर्म्स में। और जब ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे तो डिटेल में आपको ना वो सारी चीजें यहाँ पे वहीं बताई गई है। इसी तरीके से इसके दूसरे पार्ट में जाके आप देखेंगे तो वो सारी चीजें आपको दिख रही है कि बेसिकली एक पेज कैसे ना रेंडर होता है। आप हम लोगों ने पढ़ा था कि जब भी सर्वर हमें रिटर्न करता है तो बेसिकली हमें एचटीएमएल के फॉर्म में ये रॉ कोड में भेजता है। देन हमारा ब्राउजर उसको डॉम में कन्वर्ट करता है, नहीं, डॉम ट्री बनाता है। देन इस डॉम ट्री को हमारा बेसिकली क्या करता है, ब्राउजर रेंडर करके हमें हमें हमारे जो भी हमारा कंटेंट होता है वो हमें शो करता है। तो वही सारा ये कौन चीजें दी गई है। तो डॉम में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है, बट अगर आप भूल चुके होंगे, अगर आपका मन है कि फिर से इसको थोड़ा सा रिवाइज किया जाए, तो फिर ये वाला जो हमारा है इस पे कर सकते हैं। देन उसी तरीके से कि एक यूआई जावा स्क्रिप्ट में जब हम कोड लिखते हैं तो वो कैसे बेसिकली काम करता है, उसके बारे में, जस्ट लाइक जैसे हम लोगों ने देखा था, ये जस्ट लाइक एक एचटीएमएल कोड लिखते हैं, फिर उसमें अगर हम जावा स्क्रिप्ट के थ्रू अगर उसमें कुछ चीजें नहीं ऐड करना चाहे तो हमें कैसे जावा स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऐड गेट एलिमेंट बाई आईडी, वो सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। तो उस एक छोटा सा काम करने के लिए हमें देखिए इतने सारे काम, जैसे कि एग्जाम्पल कि अगर हमें एक जावा स्क्रिप्ट के थ्रू एक H1 को ऐड करना हो अपने अपने पेज पे, तो हम क्या करते थे, पहले सबसे पहले तो जहाँ पे भी हमें ऐड करना होता था, हम क्या करते, डॉक्यूमेंट पहले उस पोजीशन को गेट करते थे, नहीं, उस एलिमेंट को गेट करते थे जहाँ पे हमें उसको ऐड करना होता। तो हमारे पास ये मेथड होता था ना, डॉक्यूमेंट ऐड गेट एलिमेंट बाई आईडी ना, या फिर किसी भी जो आईडी होती है तो उससे हम गेट करते थे। फिर उसके बाद क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट ऐड क्रिएट एलिमेंट का हम यूज करते थे। फिर उसके बाद यहाँ पे एक टेक्स्ट नोड है या फिर नहीं, जस्ट लाइक हम डायरेक्टली इसमें अगर हमें कुछ एलिमेंट क्रिएट करने के बाद कंटेंट को हम पुश कर ले रहे थे, ठीक है, फिर उसके बाद उसको अप एंड चाइल्ड करके ऐड कर ले रहे थे। ये डॉम में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। बट अगर आपको थ्योरी बेस पढ़ना है कि और वो सारी चीजें कैसे हो रही है, या इस वाले जो डॉक्यूमेंटेशन है इसको भी पढ़िएगा। ठीक है,
बट क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया तो हमारा अभी यहाँ पे टाइम हम लोग यहाँ पे नहीं देते हैं। ये आपके लिए कि अगर आपका मन है तो आप जाइएगा, ठीक है। ये रिएक्ट फाउंडेशन वाला क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ लिए हैं, तो बस यहाँ पे थ्योरी ही पढ़नी है। वो सब कैसी चीजें होती है वो आपको पता है, एक दो दिन में आप ना इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बहुत कम चैप्टर, 6-7 चैप्टर है वैसे। देखा हम लोगों ने जो देखा वहां पे ना आपका जो बेसिक था जो कि ऑलरेडी क्लियर है, बट और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं कि, ठीक है, तो यहाँ पे ये पेजेस राउटर करके दिया गया है, पता नहीं क्यों, बट जो डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली है, हम लोग ऐप राउटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग बेसिकली क्या है कि ये जो प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, तो वो सारी चीजें कि एक वेबसाइट में जो जो कुछ भी होता है उसके लिए ना हम ये जो पर्टिकुलर कोर्स है जो कि एक डॉक्यूमेंटेशन ही है, बट प्रोजेक्ट ना, एक रियल लाइफ प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे थ्योरी को पढ़ते हुए, ठीक है। क्लियर। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या, कैसे हम लोग एक नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, गेटिंग स्टार्टेड वाले इस वाले डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग देखेंगे कैसे क्रिएट नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट क्रिएट होता है। देन उसमें कैसे हम सीएसएस को यूज कर सकते हैं, क्या क्या तरीका होता है सीएसएस को अप्लाई करने के लिए एक नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट में, वो हम लोग इस वाले ब्लॉग में देखेंगे। देन उसके बाद कैसे हम अपने फॉन्ट को या फिर इमेजेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं नेक्स्ट जेएस के थ्रू, ठीक है। इस वाले ब्लॉग में हम लोग वो देखेंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया ही था आपको, परफॉर्मेंस के लिए हमें फॉन्ट और इमेज को ऑप्टिमाइज करने की नीड होती है, जो कि नेक्स्ट जेएस हमें बड़ा इजीली ये फीचर्स प्रोवाइड कर देता है। क्लियर। उसी तरीके से कैसे हम एक यूआई क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेआउट्स एंड पेजेस फोल्डर, पेजेस फाइल्स। ये फाइल्स कैसे काम करती है, इसका रोल क्या है, बेसिकली हम लोग इसमें कोड करके लिख के देखेंगे। फिर उसी तरीके से नेविगेशन बिटवीन पेजेस, जैसे हमने बताया राउटिंग, एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट करना है तो कैसे हम नेक्स्ट जेएस में नहीं कर सकते हैं, बेसिकली इस वाले ब्लॉग में वही दिया गया है। कैसे हम एक डेटाबेस को सेट कर सकते हैं ना, सेटअप कर सकते हैं एक नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट में, बेसिकली इस वाले ब्लॉग में वो सारी चीजें दी गई। फिर ठीक है, डेटाबेस से कैसे डेटा को फेच कर सकते हैं क्लाइंट पे अपने, ठीक है। नेक्स्ट जेएस के अंदर डेटा फेचिंग के बारे में देखेंगे। देन उसी तरीके से जो रेंडरिंग है, ठीक है, जैसे मैं बताया क्लाइंट साइड रेंडरिंग, सर्वर साइड रेंडरिंग है, उसी तरीके से टाइप्स होते हैं, ठीक है। स्टैटिक रेंडरिंग करना चाहते हैं कि डायनेमिक रेंडरिंग करना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें कैसे होती है जावा नेक्स्ट जेएस के अंदर, ये इस वाले ब्लॉग में दिया गया है, ठीक है। पूरा डिटेल में नहीं दिया गया, तो अगर आप अपने जाके पढ़ेंगे तो आपको ऑब्वियस बात है बड़ा शॉर्टकट में दिया है, बट हम पढ़ेंगे डिटेल, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वो सारी चीजें, बट क्या क्या चीजें होती है आपको ना पहले से एक माइंडसेट क्लियर रहेगा, तो आपको ना इजी रहेगा कि अच्छा हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, एक फुल स्टैक वेबसाइट बनानी है तो हमें क्या क्या फीचर्स हमें पता होना चाहिए एक वेबसाइट में होता है, वो सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं। उसी तरीके से स्ट्रीमिंग, स्ट्रीमिंग बेसिकली क्या है कि जब भी सर्वर से डेटा क्लाइंट की तरफ आता है तो बेसिकली कैसे स्ट्रीम होगा, नहीं बिट बाय बिट होगा, मतलब जस्ट लाइक चंक में कैसे होता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें स्ट्रीमिंग में हम लोग और भी कैसे उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो स्ट्रीमिंग का फीचर्स है नेक्स्ट जेएस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। देन ये जो सर्च और पेजिनेशन जो कि हम लोगों ने देखा था कि जब हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अगर हम बहुत बड़ा पेज है या फिर बहुत सारा डेटा है तो उसमें हम सर्च का फीचर्स अप्लाई करते हैं, ताकि कोई भी यूजर्स बेसिकली उस पूरे डेटा को उसको स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े, बेसिकली वो सर्च करके जो भी वो चाहता है वो उसको फाइंड कर सके। तो सर्च बार कैसे हम बना सकते हैं, ठीक है। पेजिनेशन देखा था हमने कि जब भी बहुत सारे डेटा होता है तो हम उसको अलग अलग पेज में डिवाइड करके एक पेजिनेशन जस्ट लाइक नीचे अलग अलग पेजिनेशन लिस्ट बना नंबर डाल देते नहीं पेजेस के, तो पेजिनेशन और सर्च ना फंक्शनैलिटी कैसे हम ऐड कर सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। म्यूटेशन बेसिकली क्या है, जब भी डेटा हमारा म्यूटेट करना हो कि अगर हम सर्वर पे अगर डेटा को सेंड करना चाहते हैं तो कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है, म्यूटेट कर सकते हैं बेसिकली। एरर हैंडलिंग जो कि एक डेवलपमेंट का आपका पार्ट होता है कि जब भी हम कोड लिखते हैं ऑब्वियस बात है बग तो आता ही है, तो उसको हमें हैंडल कैसे करना है, ठीक है।
वो सारी चीजें हमें नेक्स्ट जेएस में कैसे होती है वो चीजें हम लोग देखेंगे। एक्सेसिबिलिटी बेसिकली क्या है, ऑब्वियस बात है, जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम यूजर्स के पर्सपेक्टिव से बनाते हैं बेसिकली। कुछ चीजें होती है जो कि स्टैंडर्ड होती है, उसको हम इम्प्लीमेंट हमें करना होता है। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट जेएस में कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें इस वाले सेक्शन में देखेंगे। देन उसके बाद ऑथेंटिकेशन, जैसा कि आपको पता ही कि अगर साइनिंग और साइन अप वाला अगर फीचर्स ऐड करना चाहते हैं कि कोई भी यूजर आए आपकी वेबसाइट पे वो अपने आप को ना साइन अप कर सके, फिर दोबारा आके फिर वो ना लॉग इन करके अपने आप को ऑथेंटिकेट कर सके, तो वो सारी चीजें हम लोग कैसे कर सकते हैं। देन एडिंग मेटा डेटा, ठीक है। मेटा डेटा बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई पेज को एक्सेस करते हैं अपने ब्राउजर के थ्रू, तो जैसा कि हम लोग जब HTML फाइल बनाते थे तो वहाँ पे क्या होता था कि हम लोग हेड के अंदर, हेड वाले एलिमेंट के अंदर जो कुछ भी लिखते थे वो बेसिकली क्या होता था, वो हमें तो नहीं शो होता था, बट किसको शो होता है, बेसिकली वो किसके लिए होता है, हमारे ब्राउजर के लिए होता है, ठीक है। तो ब्राउजर के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन नीड होती है हमारे पेज को रैंक करवाने के लिए, बेसिकली हमारा ब्राउजर हमारे पेज को कैसे देखेगा, कैसे समझेगा कि ये पार्टिकुलर पेज किसके लिए है, ठीक है, किस टाइप के यूजर्स के लिए है। तो उस मेटा डेटा को हम कैसे ना, मेटा डेटा के थ्रू हम कैसे अपने बेसिकली ब्राउजर को बता सकते हैं, अपने पेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम लोग इस वाले सेक्शन में देखेंगे, ठीक है। अगर आप इतना कर लेते हैं देन उसके बाद हम अपने 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 जो प्रोजेक्ट बनाएंगे इसके थ्रू इतने सारे चीजें पढ़ने के बाद, मतलब साथ ही हम सब कुछ प्रोजेक्ट ही करेंगे, बट ये सारे कॉन्सेप्ट इस प्रोजेक्ट में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जब भी हम एक फुल स्टैक वेबसाइट बनाते हैं, मोस्टली प्रोजेक्ट में आपको यही सारी चीजें करनी होती है कि ऑब्वियस बात है कि आपको एक प्रोजेक्ट सेटअप करना होता है, उसको स्टाइलिंग करने के लिए किसी भी स्टाइलिंग लाइब्रेरी का यूज करना होता है, उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए इमेज और फॉन्ट कुछ चीजें करनी होती है, कोड लिखना होता है, ठीक है। यूआई को कैसे बेटर तरीके से लिख सकते हैं वो चीजें नहीं करनी होगी। देन उसके डेटा को सिंपल डेटाबेस कनेक्ट करना होगा, उसको फिर कैसे हम फेच कर सकते हैं डेटा को डेटाबेस से अपने वेबसाइट पे, ठीक है। रेंडरिंग कैसे करवानी है, फिर ये सर्च और पेजिनेशन सिस्टम, ये सारी चीजें, एरर हैंडलिंग, ऑथेंटिकेशन, इतना फीचर्स ही होता है मोस्टली वेबसाइट में, 90% फीचर्स यही होते हैं। बाकी कुछ चीजें और होती है जैसे पेमेंट गेटवे कैसे ऐड करना है, तो अगर आपको एक चीज ऐड करने आ गया तो दूसरी चीजें तो अपने आप हो जाएगी। पेमेंट गेटवे भी जस्ट लाइक डेटाबेस की तरह है, जस्ट लाइक एपीआई, समझे एपीआई आपको इंटीग्रेट कर तो वैसे ही सिंपल फेच मेथड के थ्रू उनकी यूआरएल पे हम फेच कर लेंगे, देन हमें वहां पे वो सारी चीज हो जाती है। तो बट जब ये प्रोजेक्ट हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियस बात है आपका ना एक कॉमन सेंस काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। कितने कितने ब्लॉग है इसमें, 16 है नहीं, 16 ब्लॉग है। शुरू में इजी है बट बाद में एक एक टॉपिक है, एक एक ब्लॉक, जैसे कि डेटाबेस अपने आप में एक टॉपिक है, ठीक है, डेटा फेचिंग भी अपने आप एक टॉपिक है, सर्च पेजिनेशन। फिर भी हम ट्राई करेंगे कि अगले 8 9 10 दिन में ना ये सारे कंप्लीट कर लें, ठीक है, ताकि आप एक तरीके से फुल स्टैक डेवलपर बन पाए अभी विद नहीं, कॉन्सेप्ट कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो साथ ही में। इसलिए इसको मैं वैसे तो हम वैसे पढ़ा लेते, बट क्योंकि अगर आपके पास जितना ज्यादा कंटेंट होगा और आप रिलेट करके पढ़ोगे तो आप उतनी ज्यादा चीजें ना आप क्लियर हो पाएगी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसके थ्रू करेंगे। बट एक चीज और मेंशन कर दे रहे हैं कि देखिए बेसिकली क्या होता है ना कि जब ये डॉक्यूमेंटेशन लिखा गया था, ऑब्वियस बात है ये 2 साल 4 साल पहले लिखा गया नहीं डॉक्यूमेंटेशन है, तो एग्जैक्टली इसमें जो टूल्स यूज किए गए हैं, ठीक है, जैसे कि ऑथेंटिकेशन के लिए नेक्स्ट ऑथ का यूज किया गया है नहीं, जो कि हम लोग नहीं यूज करने वाले हैं, ठीक। क्योंकि आज अगर आप नेक्स्ट ऑथ .js पे आप जाए, ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ऑथेंटिकेशन का नेक्स्ट ऑथ, ठीक है, ये इसका इन्होंने यूज किया है। तो बेसिकली नेक्स्ट जेएस में ये बिल्डिंग, बट अभी ये क्या है, खुद भी आप यहाँ पे जाओगे तो इसको ना बेसिकली इसको किसी ने बेसिकली क्या किया है, खरीद लिया, ये जो भी ये लाइब्रेरी थी, ये किसने बेसिकली इसके, मैंने देखा था ऑथ जेएस करके कोई एक दूसरी लाइब्रेरी है जो कि इसको बेसिकली परचेज कर ली है, ठीक है।
और फिर उसको बेसिकली क्या है कि एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है बेटर ऑथ करके, ठीक है। तो बेटर ऑथ अभी पिछले 2 सालों में ना ये बेटर ऑथ काफी पॉपुलर है। तो बेसिकली हमें भी नेक्स्ट ईयर अभी पिछले 6 महीने में ही हमने इस पे काम करना स्टार्ट किया। पहले हम भी बेटर ऑथ में ही काम कर, मोस्टली लोग बेटर नेक्स्ट ऑथ का ही यूज करते थे, ठीक है। बट अभी बेटर ऑथ क्या है, काफी पॉपुलर हो चुका है, ओपन सोर्स है, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, इसके लिए आपको कोई पे नहीं करना होता है। और इसमें जो फीचर्स हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि ना ऑथ, अगर वो ऑथ अगर हमें अप्लाई करना, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना, मल्टी टेनेंट नहीं फीचर्स अप्लाई करना है कि जैसे एक वेबसाइट पे अगर यूजर आ रहा है तो उसको कुछ अलग पेज दिखे, एडमिन आ रहा है तो उसको अलग पेज दिखे, ये सारे फीचर्स ना बेसिकली बेटर ऑथ में वो सारी चीजें हमें मिल जाता है, ठीक है। तो अभी काफी डिमांडिंग है, और ये ऑब्वियस बात है कि इन सबसे नेक्स्ट ऑथ में से या फिर ऑथ जेएस, जो नेक्स्ट जेएस को बेसिकली ये ऑथ जेएस ही है, ऑथ जेएस, ठीक है। इसने बेसिकली क्या किया है कि अभी जो हमारा नेक्स्ट ऑथ था, तो बेसिकली उसको ऑथ जेएस ने बेसिकली उसको बेसिकली मर्ज कर दिया गया ऑथ जेएस में, और ऑथ जेएस को बेटर ऑथ में मर्ज जेएस करें। बेसिकली ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से, और बेटर ऑथ जो लाइब्रेरी है इसका हमें यूज करना है, तो हमें सीखना भी यही है। इसी तरीके से ना ऑथेंटिकेशन के लिए और भी बहुत सारे लाइब्रेरी होती है, जैसे कि आप लोगों ने सुन रखा होगा क्लार्क, क्लार्क जेएस, ठीक है। तो ये क्लार्क क्या है, ये भी है, ये इजी काफी है, ठीक है, कंपेयर टू बेटर आउट, ठीक है, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, फ्री है। तो बहुत सारी चीजें आपको मैनुअली ना करना होगा, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। बट ये जो क्लर्क है, ठीक है, ये ऑब्वियस बात है कि एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पे आपके लिए काम तो काफी आसान कर दिया गया है, बट कुछ लेवल के बाद ना आपको यहाँ पे क्या करना होगा, पेमेंट करना होगा, ठीक है। ठीक है, इनका इनका कुछ है कि अगर आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट पर तो कर सकते, बट 10,000 यूजर के बाद ना आपको बड़ा मतलब भी ये पेमेंट आपसे लेंगे, जितने भी यूजर्स होंगे उसके हिसाब से। तो अभी इनका डॉक्यूमेंटेशन पे हम लोग आ गए ना डायरेक्ट, क्लर्क पे करते हैं, तो इनका प्राइसिंग मॉडल देख सकते हैं आप। क्लिक करो या साइन अप, पहले साइन अप करवा के ही दिखा रहे हैं ये। ओके, चलो अब देख सकते हैं, बट हमें तो पता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो 5-6 दिन की तो बात है, ठीक है। अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा इजी रखे, अभी आसान रखे, तो हम लोग क्लार्क का यूज कर लेंगे, ठीक है। बेटर ऑथ बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी अब जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे 10,000 पर मंथ एक्टिव, 10,000 एक्टिव यूजर होना उस प्रोजेक्ट में काफी ज्यादा, मतलब वो काफी टाइम लगेगा, ठीक है। और इतने बड़े प्रोजेक्ट पे भी हमें काम नहीं करना है, तो अभी हम लोग चाहे तो इसको ना आसान रखें क्लर्क की हेल्प से। बट भी शायद देखिए इनका यूआई बहुत चेंज हो चुका है, शायद अब ये हमें लग रहा है फ्री टियर कितना है, अब इस पे साइन अप करने के बाद पता चले शायद। या फिर देखता हूँ प्राइसिंग का, अगर हाँ प्राइसिंग का भी है, यहाँ नीचे सेक्शन है, तो देखिए प्राइसिंग क्या है, $0 ले रहे हैं कब तक, 10,000 मंथली एक्टिव यूजर तक ये आपको ना, मंथली यूजर अगर एक्टिव यूजर है तो $0 लेते रहेंगे, जिसमें मतलब 10,000 काफी बड़े नंबर हो जाता है। एक वेबसाइट पर 10,000 मंथली एक्टिव भी यूजर आना बहुत ज्यादा, मतलब आप बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, काफी ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है, तब जाके ये हो पाता है। तो एक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट के लिए ये भी बेकार टूल्स नहीं है बेसिकली क्लर्क, और ये काफी ज्यादा ना आसान बना देता है आपको ऑथेंटिकेशन। बट उसके आगे अगर आपको ऑब्वियस बात है कॉस्ट ऑप्टिमाइज देखना है, तो आपको क्या करना होगा कि फिर आपको क्लर्क से मूव करना ही पड़ेगा बेटर ऑथ पे, क्योंकि बेटर ऑथ फ्री है, क्लर्क क्या है, पेड है, पर 10,000 तक फ्री है। तो बट अभी जैसे हमें प्रोजेक्ट बनाना एज ए फ्रीलांसिंग या जो भी चीजें हमें कर रहे हैं, छोटे प्रोजेक्ट बनाना है, 10,000 मंथली यूजर, आप समझ पा रहे हो इतने एक्टिव यूजर होना काफी बड़ा प्रोजेक्ट हो जाता है। तो और ये चीज हम 1 या 2 दिन में सीख सकते हैं, बेटर मतलब एक क्लास में सीख सकते हैं। बेटर आज के लिए 2-3 क्लासेज हमें लगानी पड़ेगी,
और इसमें बहुत सारी चीजें मैनुअली करनी होगी। तो शायद अगर हो सकता है कि हम लोग क्या करेंगे, क्लर्क को स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े क्लर्क, देन उसके बाद फिर दूसरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, फिर बेटर पढ़ लेंगे। बट अभी 2-3 दिन बाद देखते हैं कि आप लोगों के रिस्पॉन्स और आप लोगों के एक्टिविटी के बेस पे होगा कि अगर आपके लिए बाकी चीजें भी आसान होती चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी नए नए कॉन्सेप्ट हो गए, तो हम नहीं चाहते कि इसके लिए भी ना एक्स्ट्रा आपको ना मेहनत करनी हो। ठीक है, जितना आसान बना सके बनाते हैं। अभी के लिए आप फोकस करते हैं ना नेक्स्ट जेएस डेटाबेस को पढ़ने में, ऑथेंटिकेशन, क्योंकि ये एक फीचर है। तो फीचर तो ऑब्वियस बात है, उस किसी प्रोजेक्ट में यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास इन तीन में से एक ऑप्शन था, जो कि नेक्स्ट ऑथ हमने हटा दिया, क्योंकि अभी इसको पढ़ने के कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इवन नेक्स्ट ऑथ के डॉक्यूमेंटेशन पे जाओ तो खुद भी रिकमेंड करता है। ठीक है, बेटर ऑथ और क्लर्क में हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, इजी रखना है तो क्लर्क यूज कर लेंगे, अदरवाइज बेटर ऑथ यूज कर लेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे दोनों ही, बट कौन पहले पढ़ते कौन बाद में पढ़ते वो हम डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जैसा कि यहाँ पे देखिए डेटाबेस की बात करें, तो इस डॉक्यूमेंटेशन में बेसिकली डेटाबेस का जो यूज किया गया है वो बेसिकली क्या किया गया, पोस्ट ग्रे एसक्यूएल का यूज किया गया, नहीं पोस्ट ग्रे एसक्यूएल डेटाबेस जो है, पोस्ट ग्रे ग्रेस का यूज किया गया है। तो क्योंकि हम जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि हम लोग ना दोनों पढ़ेंगे, एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल। बेसिकली पोस्ट ग्रे एसक्यूएल डेटाबेस है जहाँ पे हम लोग टेबल बनाना सीखे, टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करेंगे, और नॉन एसक्यूएल में मोंगोडीबी पढ़ने वाले हैं। अब दो में से आसान देखिए, मोंगोडीबी आसान है, क्योंकि ऑब्वियस बात है वो भी एक प्राइवेट ओपन सोर्स प्रोजेक्ट नहीं है, प्राइवेट कंपनी के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हमें यहाँ पे खुद से ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए यूज करना पड़ता है, वहां पे हमें इजीली हो मिल जाता है। बट वो ऑब्वियस बात है, उसके लिए हमें नहीं, इनिशियल डेट स्टोरेज के बाद हमें क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, जैसे कि मोंगोडीबी। ठीक है, मोंगोडीबी एटलस का अगर हम लोग यूज करें तो, करना चाहें तो इसकी जो प्राइसिंग है स्टार्टिंग में फ्री है, कुछ एमबी तक नहीं, 500 MB तक का ये फ्री टियर देते हैं। और 500 MB काफी बड़ा नहीं साइज होता है, अगर अब बात करें मतलब कि डेटा को 500 MB का डेटा इस वेबसाइट का यूज जल्दी करते ही नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए मोंगोडीबी अच्छा है, बट एसक्यूएल और नॉन एसक्यूएल के बारे में हमें थोड़ा सा समझ के पढ़ेंगे तो हमें पता, क्योंकि दोनों के ना यूज केसेस अलग अलग है, नहीं कि अगर हम किसी पर्टिकुलर टाइप का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें हमें मोंगोडीबी यूज कर सकते हैं, करने को तो हम एक ही प्रोजेक्ट में दोनों डेटाबेस का यूज कर सकते हैं। बट मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सिंगल टाइप के डेटाबेस का यूज करना चाहते हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, कि या तो नहीं नो एसक्यूएल डेटाबेस यूज करना चाहते हैं या तो एसक्यूएल डेटाबेस यूज करना चाहते हैं। ठीक है, बट अभी डेटाबेस वाले सेक्शन पे जब आएंगे तो देखेंगे, डिसाइड कर लेंगे। पोस्ट अगर हमें इसी डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाना होगा तो पोस्ट डे को ही रखने देंगे, रहने देंगे। पढ़ना दोनों ही है, बट पहले क्या दोनों ही आसान ही है, ऐसा नहीं है कि कोई टफ है, बट जो कि अगर आप क्योंकि मोंगोडीबी क्या है ना, जेसन बेस्ड डेटा, वहां पे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि जेसन ऑब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ रखा है। तो क्या होता है कि वो सिंटैक्स आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, इसलिए वो थोड़ा सा मतलब आपको आसान लगेगा कंपेयर टू पोस्ट, बट है दोनों ही आसान। ठीक है, तो देखेंगे जब यहाँ पे आएंगे, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा टूल्स यूज करके हम रॉ तरीके से पोस्टग्रेस ने डेटाबेस यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम किसी दूसरे डेटाबेस जो कि पोस्टग्रेस का यूज करता है उसका यूज करें, जिससे कि नियोन डेटाबेस बेस बेसिकली काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, और ऑप्टिमाइज तरीके से डेटाबेस को हैंडल करने का हमें ऑप्शन भी देता है। तो नियोन के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, अगर पढ़ते हैं पोस्टग्रेस। ठीक है, अगर मंगोडीबी पढ़ते हैं तो मंगोज के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है। और देन उसके बाद बस दो चीजें ही है जो कि अलग से पढ़ेंगे हम लोग, ऑथेंटिकेशन और डेटाबेस, ये दो काफी ज्यादा नहीं बड़ा सेक्शन भी है, और इसको सही तरीके से हैंडल, क्योंकि हर एक वेबसाइट में हमें ये दो फीचर तो ऐड करना ही करना पड़ता है। ये पढ़ेंगे। ठीक है,
उसी तरीके से सीएसएस में भी हमें कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि हम रॉ सीएसएस जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके थ्रू भी हम नेक्स्ट जेएस को बेसिकली स्टाइलिंग कर सकते हैं और बाकी चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो शुरुआत करते हैं कहाँ से, गेटिंग स्टार्टेड वाले सेक्शन से। क्लियर? यस। कोई क्वेश्चन यहाँ तक अभी तक? ठीक लग रहा है शायद। ठीक लग रहा है? ठीक है। बट जैसे मैंने बताया था कि आपका काम क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ा शॉर्ट में दिया गया है। ठीक है, मतलब जस्ट लाइक आप सोचो इतने छोटे छोटे पेजेज हैं, तो आप शायद डायरेक्टली पढ़ोगे तो आपको उतनी चीजें नहीं क्लियर होगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्या है डिटेल में नहीं दी गई। बट आपके लिए क्या काम क्या है कि यहाँ पे जो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पढ़ रखा हूँ, मुझे पता है सारी चीजें, तो मैं तो पढ़ा दूंगा। बट आपको और भी डिटेल में, जस्ट लाइक गेटिंग स्टार्टेड यहाँ पे शॉर्टकट में दिया गया है, बट डॉक वाले सेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ पे भी इंस्टॉलेशन का उन्हें ऑप्शन दिया गया, नहीं नेक्स्ट जेएस को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पे आके ना इसके लिए और डिटेल में पढ़ सकते हो वो सारी चीजें कि वो कैसे काम होता है। जैसे क्रिएट नेक्स्ट नहीं ऐप स्लैश नहीं एट द रेट लेटेस्ट का हम यूज करते हैं, अगर ये कमांड रन करते हैं तो ये बेसिकली क्या क्या चीजें हमें इंस्टॉल करके देगा। ठीक है, अगर आप और भी इसको डीप में जानना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि जस्ट लाइक इस वाले लिंक पे क्लिक करिए तो आपको एक स्पेसिफिक पेज पे लेके चला जाएगा। देन वहां पे ना आपको यहाँ पे देखिए कि हम अभी तक कितना यूज कर रहे हैं, क्रिएट नेक्स्ट ऐप एट द रेट लेटेस्ट इतना ही यूज कर रहे हैं। बट चाहे तो आप इसके साथ ना प्रोजेक्ट का नेम जो कि हमें बेसिकली प्रॉम्प्ट में लिखना पड़ रहा है, और बाकी सारे ऑप्शन भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं इस कमांड के साथ। नहीं? क्लियर? तो ये सारी डिटेल्स में आप जा सकते हैं, क्या क्या चीजें आप हाइफन में लगा ऑप्शनल में लिख सकते हैं। अगर हमें टाइप स्क्रिप्ट ऐड करनी है तो हम क्या करना चाहिए, नहीं टाइप स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट के साथ प्रोजेक्ट इनिशियलाइज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। नहीं, सिंपल सी बात है ना कि उसके लिए हम ऑप्शन में मतलब जेएस अगर हम ऑप्शन करके हम कर सकते हैं। बट ठीक है, क्लियर? तो आप डॉक वाले फोल्डर को भी अब क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि अब हमारे पास इतना मतलब बेसिकली ऑब्वियस बात है क्योंकि ये काफी डीप है। इतना डीप में जाके आपके साथ पढ़ने का मतलब हो गया हो जाएगा कि 20-25 दिन तो हम लोग डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़ते रहेंगे, जो कि अच्छा नहीं। बट आपके पास तो 5-6 घंटे 7 घंटे टाइम है पर डे। बट क्लास में तो हम 2 घंटे 1.5 घंटे ही पढ़ 2 घंटे 2.5 घंटे ही पढ़ने वाले हैं, तो ऑब्वियस बात है इतना डीप में हम आपके साथ नहीं पढ़ सकते हैं। बट मैं एक बार पढ़ा दूंगा, तो बाकी चीजें क्या करनी है आपको जाकर थोड़ा सा और भी डीप में ये डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली जो टॉपिक हम लोग अपने इस वाले प्रोजेक्ट में जहाँ पे करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप आके वही टॉपिक इस डॉक में जाके पढ़ना है। ठीक है, और जो चीजें नहीं समझ में आएगी वो अगले दिन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलो, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन तो कुछ है नहीं, या सिंपल गेटिंग स्टार्टेड से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे पास दो ऑप्शन है नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को जब हम ऐड करते हैं, तो एनपीएम से हम सब लोग नहीं परिचित है कि एनपीएम का रोल क्या है। ठीक, एनपीएम का हम यूज केस क्या है। ठीक है, एनपीएम से हम क्या करते हैं, तो जैसे ही हम नोड जेएस पैकेज इंस्टॉल करते हैं हमें एनपीएम पैकेज मिल जाता है नोड जेएस के साथ ही। नहीं, और एनपीएम से हम क्या जो भी पैकेजेस एनपीएम पे जो ऐड है उसको ऐड करने के लिए हम एनपीएम इंस्टॉल करके वो पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं, उसे एनपीएम रिमूव करके हम क्या कर सकते हैं, उसको रिमूव कर सकते हैं। बट देखिए इस प्रोजेक्ट में इन्होंने क्या रिकमेंड किया है कि पीएनपीएम बेसिकली एपी एक टूल्स ही है, जस्ट लाइक एनपीएम की तरह। ठीक है, इसका भी काम वही है कि अगर कोई भी एनपीएम पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप एनपीएम के बजाय पीएनपीएम का यूज कर लीजिए। ठीक है, बट जरूरी नहीं है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फैमिलियर। बट इन्होंने क्यों रिकमेंड किया है, क्या बोला है इन्होंने, ये पैकेज मैनेजर है और ये क्या है फास्टर है किसके कंपेयर में, एनपीएम और यार। ठीक है, यार्न भी एक टूल्स है, ठीक है, पैकेज मैनेजर टूल्स है, इसके थ्रू भी हम ना बेसिकली किसी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम वन बेसिकली जैसे नोड जेएस वैसे वन भी है, अलग अलग नहीं, नोड
जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट है, बट अभी नोड जेएस पढ़ रहे हैं, तो आप या तो एनपीएम का यूज कर लीजिए या तो पीएनपीएम का यूज कर लीजिए, बट हम लोग एनपीएम के साथ ही जाएंगे। तो पहला स्टेप तो हमें नहीं यूज करने वाले हैं, पीएनपीएम का यूज करना है। तो सबसे पहले एनपीएम की हेल्प से अगर आप चाहें तो इसको ग्लोबली अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना चाहते हैं कि हमेशा हमेशा के लिए बार बार हमें ये कमांड ना रन करना हो, तो जी लगा लीजिएगा, अदरवाइज ना लगाइए, अगर आप पीएनपीएम यूज करना चाहते हैं तो एक ट्राई करिएगा, अगर आप कर सकते हैं तो। ठीक है, एक बार डाउनलोड करके जस्ट लाइक ये कमांड रन कर लीजिएगा। कमांड रन करने के बाद आपके आपके कंप्यूटर में ये रन हो जाएगा। बट मैं तो बोलूंगा अगर आपका मन है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी आगे करेंगे तो देखेंगे, क्योंकि अभी हम पहले ही प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, तो एनपीएम के साथ ऑलरेडी हम लोग फेमिलियर है, तो हम लोग एनपीएम का यूज करेंगे। तो पहला स्टेप स्किप करते हैं, हम लोग क्या करेंगे, एनपीएम का यूज करेंगे। तो एनपीएम के थ्रू अगर हम अभी तक नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट ऐड करते थे, तो हम लोग बेसिकली इतना ही कमांड रन करते थे, नहीं एनपीएक्स क्रिएट नेक्स्ट, नहीं ऐप एट द रेट लेटेस्ट। बट अभी जैसे मैंने आपको दिखाया था ये वाला डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके, कि हम बाकी चीजें भी ना इसके साथ एक ही साथ ऐड कर सकते हैं, नहीं जैसे कि अगर हम इतना ही रन करेंगे तो हमें क्या आएगा, प्रॉम्प्ट दिखेगा, नहीं कि हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या होना चाहिए और बाकी चीजें क्या 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 होना चाहिए, नहीं तो हमसे पूछेगा वो। बट अगर हम ये पूरा के पूरा कमांड जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, नहीं इस पूरे कमांड को अगर कॉपी करें, क्लियर, तो क्या होगा कि इस कमांड में देखिए, इस जितना मैंने अभी यहाँ पे हाईलाइट किया है कमांड, इस कमांड का मतलब क्या है कि एक नया नेक्स्ट जेएस पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। ठीक है, उसके बाद वाला ये जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है कि किस फोल्डर के अंदर बेसिकली ये प्रोजेक्ट हमारा क्या होगा, इनिशियलाइज होगा। ठीक है, और साथ ही साथ में कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखे, हाइफन एग्जाम्पल, जैसे मैंने देखा है बहुत सारे ना ऑप्शन, हम फ्लैग ना ऑप्शनल फ्लैग यूज कर सकते हैं। जैसे जेएस यूज करना है तो हमें नहीं डैश डैश जेएस यूज कर रहे हैं, तो इसी एग्जाम्पल के साथ अगर हमें कोई भी गिटहब की रिपोजिटरी को ना यूआरएल के साथ हमें ना अपने प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, तो हम ये एग्जाम्पल फ्लैग देके उस अपने गिटहब के रिपोजिटरी का ना यूआरएल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है, हाइफन यूज क्या किया है, यहाँ पे पीएनपीएम का यूज किया है। ठीक है, बट हमें क्या करना है, पीएनपीएम तो यूज करना नहीं है, क्यों, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ से पहले तो इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, चलिए कॉपी करने के बाद हमारे पास आसान तरीका क्या है, तो हमने बीएस कोड क्या चलो टर्मिनल का ही यूज कर लेते हैं, फिर बीएस कोड पे चलते हैं। ठीक है, और टर्मिनल पे जाए, और टर्मिनल पे हमें जहां भी अपने इस प्रोजेक्ट को रखना है, सिंपल हमें डेस्कटॉप पे रखना है, सीडी डेस्कटॉप कर लेते हैं। ठीक है, और फिर हमें यहाँ पे जिस भी डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर कौन सा बने, अब ये कमांड हमें रन करना, पेस्ट कर दिया हमने, जो कि अभी कॉपी किया था। इस कमांड के थ्रू हमें क्या होगा, एक नेक्स्ट जेएस का पैकेज इंस्टॉल होगा, और इस डेस्कटॉप के पर हमें एक किस फोल्डर में ये पैकेज इंस्टॉल होगा, उसकी नेक्स्ट जेएस डैशबोर्ड नाम का एक फोल्डर क्रिएट होगा, उसके अंदर ये प्रोजेक्ट होगा। बट हमें क्या करना है कि पीएनपीएम का यूज नहीं करना है, नहीं तो पीएनपीएम का यूज ना करके हम क्या कर लेंगे, अगर हम चाहें तो यूज एनपीएम कर सकते हैं, नहीं बट बाय डिफॉल्ट एनपीएम होता ही है, तो अगर आप चाहो तो इसको हटा भी दो। ठीक है, अदरवाइज उसकी जगह पे अगर यान यूज करना चाहते तो यान कर लो। बट अभी हम क्या कर रहे हैं, मैं देखिए सब कुछ हम कॉपी नहीं कर सकते, बट क्योंकि अगर सब कुछ कॉपी कर लेंगे तो हमें सब कुछ उसी तरीके से करना होगा। बट हम क्या, जो हमें हम जिसके थ्रू ना, जैसे हम डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं या फिर जैसे हम कोड लिखना चाहते हैं, उसके थ्रू विद द हेल्प ऑफ उस डॉक्यूमेंटेशन की हेल्प से हम लोग वो क्रिएट करना चाह रहे हैं। देन इंटर हम जैसे करेंगे, देखिए हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है, ये हमसे परमिशन मांग रहा है कि सिंपल पैकेज इंस्टॉल करते, तो सब इंटर करेंगे। देन उसके बाद हमारा ये पैकेज प्रदीप डेस्कटॉप के अंदर ये नेक्स्ट जेएस फोल्डर हमारा पैकेज इंस्टॉल हो रहा है।
हाँ, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे ना कुछ चीजें हमें बोल रहा है कि हमारा जो एनपीएम पैकेज है वो अपडेट नहीं है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे देखिए दिया है, अब पढ़ सकते हैं ये सारी चीजें, बट अभी हमें अपडेट अपडेट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि 11.6 तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। बट ये बोल रहे हैं कि 11.7 कर लीजिए। जो पैचेज होते हैं जस्ट लाइक डॉट लगा के जो उसमें होते हैं उसको उतना ज्यादा मैटर नहीं करता। बट मान लीजिए ये जो हमारा एनपीएम पैकेज होता है 12, मतलब हमारा 11 होता है, यहाँ पे 12 अपडेट आ गया होता है, फिर हमें अपडेट करने की जरूरत होती है। तो जब भी आप पैकेज इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे एनपीएम करना है। अगर हमें अपडेट करना होता है तो हम यही चीजें बस यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे चला देते हैं, अपडेट हो जाता है। बट अभी हमें करने की जरूरत नहीं। मतलब क्या कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली क्रिएट हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप हमें डेस्कटॉप के अंदर हमें कहाँ पे जाना होगा, पहले हमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सीडी किस में जाना होगा हमारा, हमने प्रोजेक्ट किस में रखा है, नेक्स्ट जेएस डैश डैशबोर्ड पे, नहीं? ठीक है। देन यहाँ पे आने के बाद डायरेक्टली हम चाहें तो रन भी कर सकते हैं एनपीएम रन डे। बट हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपने प्रोजेक्ट को ना ओपन कर लेते हैं, ठीक है, बीएस कोड के अंदर। तो फिर बीएस कोड के टर्मिनल का यूज करते हैं साथ ही साथ में, क्योंकि कुछ चीजें हमें कोड भी देखना ही है। तो देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल ओपन करने के लिए कोड, क्योंकि करेंट डायरेक्टरी को हमें ओपन करना है, कर ले रहे हैं। क्या हो गया, ओपन हो गया, हो गया। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि ऑलरेडी हमारा यहाँ पे ओपन हो गया है बीएस कोड के अंदर। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो टर्मिनल है इसको यहाँ से कैंसिल, जो मैं सिंपल कैंसिल करते हैं। अब हम अपने बीएस कोड, जो हमारा प्रोजेक्ट अभी हमने ये कमांड रन किया था, तो देखिए बना बनाया हमारे पास क्या है, एक प्रोजेक्ट मिल गया है, ठीक है। अब प्रोजेक्ट क्यों मैं बना बनाया यूज किया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया था कि एक नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। जब हम इंस्टॉल करते थे क्रिएट नेक्स्ट ऐप करके जो एट द लेटेस्ट करते थे, तो वहां पे हमें बस यही सारा फोल्डर स्ट्रक्चर मिलता था। बट वहां पे ऐप के अंदर कुछ नहीं होता था। यहाँ पे देखिए बहुत सारे फोल्डर और फाइल्स क्या है ऑलरेडी पहले से ही है, क्योंकि हम बना बनाया प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्या किया है, ऐड कर दिया है, ठीक है। अब क्यों किया है, वो सारी चीजें ना हम लोग जाके इसी डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ते हैं, ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छा ना, इसको ऐसा, ये आखिरी प्रोजेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि ना, बस आप देखो ना इस चीज को जब पढ़ोगे, इससे क्या होगा कि हमारा टाइम काफी ज्यादा बचेगा। देन और बहुत सारी चीजें क्या, अदरवाइज क्या होगा कि हम सिर्फ थ्योरी पढ़ते पढ़ते ना, क्योंकि नेक्स्ट जीएस और बाकी इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए 1 1.2 महीने लगने वाले होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा बेसिक सब तैयार है, इसीलिए हम लोग ना ये वाला पाथ नहीं अपना रहे हैं, ताकि हमारा काम थोड़ा सा फास्ट हो सके। क्योंकि जो मैनुअल कोड है उसको क्या लिखना, जो बार बार रिपीट करना, इससे अच्छा है कि वो ऑलरेडी रिपीटेबल कोड को हम लोगों ने क्या किया, इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंस्टॉल कर लिया। इसमें सिर्फ बेसिक कोड लिखा गया है, ऐसा नहीं कि हमें कोड लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बट इस प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, दिस कमांड यूजेस क्रिएट नेक्स्ट ऐप, नहीं, एक कमांड लाइन इंटरफेस टूल्स दैट सेटअप नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन फॉर यू। सिंपल, जैसे हमने ये किया इन द कमांड एवब यू आर आल्सो यूजिंग एग्जाम्पल, नहीं, फ्लैग, ये जो एग्जाम्पल फ्लैग हमने यूज किया था ये वाला, विद स्टार्टर एग्जाम्पल, ये जो हम इनका अपना कोड है बेसिकली, जो कि गिटहब पे रखा गया है। वर्जन जो कि नेक्स्ट जेएस जिस 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 कंपनी ने नेक्स्ट जेएस को बनाया है वर्जन, उसका ये उस रिपोजिटरी का यूआरएल है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप गिटहब पेज को भी ओपन कर सकते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे आके, ठीक है। यहाँ पे ये कोड रखा हुआ है, स्टार्टर कोड, इसी इसी फोल्डर को हम लोगों ने क्या किया है, डाउनलोड कर लिया है अपने उस यूआरएल के थ्रू, ठीक है। क्लियर, और कुछ नहीं किया है।
तो इससे क्या हो रहा था कि इस बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है इसमें बेसिक कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा भी है, देखो इन्होंने कुछ लिखा भी है, एक्सप्लोरिंग द प्रोजेक्ट अनलाइक ट्यूटोरियल्स, ठीक है, दैट हैव यू राइट कोड फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, मच ऑफ द कोड फॉर दिस कोर्स इज ऑलरेडी रिटन फॉर यू, दिस बेटर रिफ्लेक्ट रियल वर्ल्ड डेवलपमेंट वेयर यू विल लाइकली बी वर्किंग विथ एग्जिस्टिंग कोड बेस। सिंपल कि अगर कुछ बेसिक कोड बार बार लिखने की बजाय कि उसमें जो चीजें हैं पहले से लिख दिया गया ताकि हमारा टाइम भी बच सके, ठीक है, वो वही सब चीजें इन्होंने बता रखा है। बट अब उसको जाकर पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिए, बट जो इन्होंने अप्रोच लिया है एक प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है, मैं ऑलरेडी इसका यूज किया हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि नहीं, हाँ ऑब्वियस बात है, क्योंकि आप एकदम बिगनर नहीं हो, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने जब रिएक्ट पढ़ रहे थे तो नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट बेसिक चीजें इंस्टॉल करना और सारी चीजें हम लोगों ने देखा ही था, इसलिए मैंने बोला था कि ये वाला जो डॉक्यूमेंटेशन वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे जाओगे तो बहुत सारी चीजें आपके लिए सडनली होगी, तो आप ना उस चीज से फेमिलियर नहीं होगी, ठीक है, इसलिए आपको हम क्या बोल रहे हैं कि अब जिससे यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ठीक है, अब ये होता क्या है, काम कैसे करता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंटेशन वाले पेज पे चले जाएंगे, तो आपका काम क्या है, अब क्रिएट नेक्स्ट ऐप का ना के बारे में जाके पढ़ने का इस क्लास के बाद, ठीक है, क्लियर। बट ये एक कमांड ही जो कि नेक्स्ट जेएस में मिल रहा है, एक नेक्स्ट जेएस ऐप को इनिशिएट करने के लिए। ऑब्वियस बात है, सीडी करके यहाँ पे जैसे इन्होंने बोला कि आप क्या इस फोल्डर में चले जाइए जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो रहा है, नेक्स्ट उसमें सीडी करके हम लोग ऑलरेडी चले गए हैं। देन उसके बाद इन्होंने बोला कि आप जाके ना देखो कि बेसिकली उसमें क्या क्या फोल्डर है, तो यहाँ पे दिया है, यू विल नोटिस दैट द प्रोजेक्ट हैज ए फॉलोइंग फोल्डर स्ट्रक्चर। हम लोग अपने कोड में जाते हैं, देखते हैं, देखिए सिंपल ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा प्रोजेक्ट का, ये जो कि ऑलरेडी पहले से क्रिएट कर दिया है कि एक ऐप नाम का फोल्डर है, एक पब्लिक नाम का फोल्डर है, बाकी ये सारी फाइलें है जहाँ पे टेलविन ऐड है, टेलविन के कॉन्फ़िगर फाइल्स भी ऐड है, ये सारी चीजें हैं जो कि एक प्रोजेक्ट के साथ ये बेसिकली यहाँ पे इन्होंने दिखा बता रहा है कि ये सारी चीजें हैं। और ऐप फोल्डर के अंदर देखिए क्या दिया है कि एक ऐप फोल्डर है जो कि हमें भी अपने प्रोजेक्ट में दिख रहा है, ऐप फोल्डर नहीं, तो यहाँ पे इन्होंने बता भी रखा है, जो कि although हम लोग जानते हैं, पर फिर भी आपको थोड़ा सा बेसिक चीजें कि प्रोजेक्ट के साथ साथ थ्योरी भी हम पढ़ ले रहे हैं, रिवाइज कर ले कि ऐप फोल्डर का काम क्या है, कि जितने भी हम लोग ना, क्योंकि ऐप राउटर फाइल बेस्ड राउटिंग करता है के लिए हम यूज करते हैं, तो ऐप फोल्डर के अंदर हम सारे राउट्स नहीं, जितने भी हम पेज बनाएंगे अपने अपने इस प्रोजेक्ट में, उन सारे पेज को बेसिकली हम राउट्स बोलते हैं, उसको हम कहाँ पे रखेंगे, ऐप फोल्डर के अंदर रखेंगे, ठीक है, ठीक है। और क्या क्या रखेंगे ऐप फोल्डर के अंदर, कि जो भी हम लॉजिक क्रिएट करेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन की लॉजिक बेसिकली क्या होता है, फंक्शन ही होता है नहीं, ये ऑप्शनल है, लॉजिक जरूरी नहीं कि कंपलसरी है कि ऐप फोल्डर के अंदर ही रखें, ये हमारे और आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस स्ट्रक्चर में अपने प्रोजेक्ट का सेटअप करना है। तो राउट्स कंपलसरी एक ऐप फोल्डर के अंदर ही हमें क्रिएट करना होगा, तभी वो राउटेबल होगा, ठीक है। बट ये जो कंपोनेंट, ये जो ऑप्शन दे रहा है कि बेसिकली ये जो कंपोनेंट और ये लॉजिक बेसिकली जो फंक्शन है, या तो यूआई या कंपोनेंट, ये कंपलसरी नहीं है कि आप ऐप फोल्डर के अंदर ही रखें, ठीक है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बट इस प्रोजेक्ट में इसने क्या किया है बेसिकली, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है कि ये कंपोनेंट्स और लॉजिक बेसिकली जो कि फंक्शन स्पेशल फंक्शन होते हैं जो कि हमारे वेबसाइट पे अलग अलग फीचर्स के लिए हम लोग यूज कर रहे होते हैं, उसको भी क्या किया है इसने ऐप फोल्डर के अंदर ही रख दिया है, ठीक है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन किया गया है। सेम कि इसी ऐप फोल्डर के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक लिब नाम का भी फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है कि ऐप स्लैश लिब दिया है, अगर आप जाकर देखें तो यहाँ पे ऐप को अगर ओपन करें, देखिए लिब नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि लीफ फोल्डर के अंदर क्या रखा गया है, कि ये जो अभी हम लोगों ने ये देखा था लॉजिक, लॉजिक बेसिकली क्या है कि कुछ फंक्शन लिखे गए हैं जो उसका स्पेशल मीनिंग स्पेशल फीचर्स के लिए हम वो फंक्शन क्रिएट कर रहे होते हैं,
तो वो सारे फंक्शन हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऐप के अंदर नहीं रखेंगे, बल्कि ऐप के अंदर एक लिब नाम का फोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, ये सारे फंक्शन रखेंगे। ठीक है, जो भी रीयूजेबल होंगे। रीयूजेबल मतलब क्या, एक बार क्रिएट करेंगे और जहां भी उसकी नीड होगी वहां पे हम उस फंक्शन को क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, उसी तरीके से ऐप फोल्डर के अंदर एक यूआई नाम का फोल्डर बनाएंगे और उस यूआई फोल्डर के अंदर क्या करेंगे, सारे कंपोनेंट को रखेंगे। यहाँ पे भी देखिए, जस्ट इसने बताया था जो, ये यूआई नाम का फोल्डर यहाँ पे इसने बना लिया है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए क्वेरी सीड नाम के दो और फोल्डर बनाए गए हैं, जो कि ऑब्वियस बात है यहाँ पे नहीं मेंशन किया, नहीं किया गया है कि ऐप के अंदर दो है, बट हमें पता है कि ये भी है। ठीक है, वो आगे जाके देखेंगे, क्योंकि अभी उसका अभी यूज केस नहीं, इसलिए यहाँ पे उसने एक्सप्लेन नहीं किया है। बट उसमें भी कुछ ना स्पेशल बेसिकली क्या है, डेटाबेस से रिलेटेड क्वेरी में बेसिकली क्या है, कुछ क्वेरी लिखा गया है, करंट ऑपरेशन लिखा गया है। सीड में बेसिकली वो डेटा सारे रखे गए हैं, स्टोर किए गए हैं। ठीक है, सीड वाले फोल्डर के अंदर। तो ये बेसिकली चार फोल्डर जो है, जो ऐप फोल्डर के अंदर हमें ऑटोमेटिकली इस प्रोजेक्ट को जब हम स्टार्ट किए हमें मिल गया। ठीक है, देन उसका पब्लिक फोल्डर जो इसने बना रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जस्ट लाइक ऐप फोल्डर के बाहर हमारा क्या है, पब्लिक फोल्डर है। इस पब्लिक फोल्डर को क्यों बनाया गया है, यहाँ पे लिखा गया है कि ये क्या करेगा, जितने भी हमारे स्टैटिक एसेट हो गए, स्टैटिक एसेट मतलब क्या, कि जो इसका हम अपने वेबसाइट पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि इमेजेस हो गए, कुछ स्टैटिक फॉन्ट, जो फॉन्ट हो गए, उनको हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। क्योंकि पब्लिक फोल्डर एक स्पेशल टाइप का फोल्डर है। इसके अंदर जो भी हम इमेजेस रखेंगे उसको डायरेक्टली रूट लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो पब्लिक नाम अगर हम मेंशन करते हैं, पब्लिक का एक स्पेशल मीनिंग है। ठीक है, तो पब्लिक नेम अगर आप रख रहे हैं तो आप इस बेसिकली पब्लिक नेम आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते, बट पब्लिक नेम अगर आप फोल्डर का रखते हैं तो इसका एक स्पेशल मीनिंग है, जिसको नेक्स्ट जेएस बेसिकली उसी तरीके से ट्रीट करने वाला है। पब्लिक फोल्डर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप सारे इमेजेस, जो भी आपके वेबसाइट पे इमेजेस यूज होने वाले हैं, उसको पब्लिक फोल्डर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। नहीं, ठीक है। बाकी वो सारी फाइलें जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने नेक्स्ट जेएस के फोल्डर में प्रोजेक्ट में देख लिया था, ये पैकेज। अच्छा, ये तो अभी फेमिलियर हो चुके हो ना आप लोग कि पैकेज डॉट जेसन क्यों, जब भी एनपीएम इंस्टॉल करते थे बेसिकली यहाँ पे हम जितने भी पैकेजेस बाई मैनुअली जो हम लोग ऐड करते हैं। अच्छा, आप लोग देखो तो बेसिकली क्या है कि अगर अभी हम लोग ये सारी चीजें जो कर रहे हैं, ये मैं डायरेक्टली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैनुअल एक बार हम इंस्टॉलेशन देख चुके हैं। ठीक है, फिर भी नहीं आता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे साथ साथ ना आप भी प्रैक्टिस करो। तो इसीलिए ये सारी चीजें हम थोड़ा सा जो एडवांस लेवल वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल क्या बोल रहे हैं कि जो नेक्स्ट जेएस का डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना बड़ा आसान काम नहीं, वो वाला काम आपको करना है। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली ये जो फाइलें हैं, ये फाइलें हर प्रोजेक्ट के साथ ना अपने आप ऑटोमेटिकली, ठीक है, हर एक का अपना अपना मीनिंग है। जैसे पैकेज डॉट जेसन के अंदर ना हम जितने भी पैकेजेस अपने प्रोजेक्ट में रखेंगे, ठीक है, इंस्टॉल करेंगे, वो सारे पैकेजेस हम यहाँ पे देख सकते हैं इस पैकेज के अंदर। कि जैसे ये प्रोजेक्ट ने बना रखा है, इतने सारे ना पैकेजेस इस बेसिकली लाइब्रेरी या एनपीएम पैकेजेस हमने क्या किया है, यूज किया है इस प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर। तो देखिए जैसे टाइप स्क्रिप्ट हम यूज कर रहे हैं, टेलविन सीएसएस यूज कर रहे हैं, रिएक्ट डॉम यूज कर रहे हैं। ठीक है, पोस्टग्रे डेटाबेस यूज कर रहे हैं। ठीक है, पोस्ट सीएसएस या नेक्स्ट ऑथ, जो ऑथेंटिकेशन के नेक्स्ट ऑथ यूज कर रहे हैं। बाद में उसको हम रिमूव करके बेटर ऑथ या नहीं वो यूज करने वाले हैं। बट क्योंकि अभी हमें वो सारी चीजें ना उस पर सेटअप के साथ हमें आ गया है, तो वो सारी चीजें हमें दिख रहा है। ठीक है, बिक्रिप्ट बेसिकली इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्ट करने, डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए एक लाइब्रेरी है, तो उसका यूज ये इसमें हो रहा है। तो ये सारे पैकेजेस हैं जो कि हमारे प्रोजेक्ट में, या तो हम मैनुअली इस सारे पैकेज को इंस्टॉल कर लें, अगर हम स्क्रैच से अगर कोड लिखेंगे तो करेंगे, जो कि कई कई सारे प्रोजेक्ट बनाने वाले इसके बाद स्क्रैच से ही बनाएंगे। ठीक है, बट अभी स्क्रैच से बनाते हैं तो फिर आप ना फिर से अभी 20-25 दिन 1 महीना कंफ्यूजन में ही रहते हैं कि कैसे काम कैसे करना है।
मुझे लगा कि थोड़ा सा आप, और आप क्योंकि आप सब भी बहुत ज्यादा परेशान है, कभी प्रोजेक्ट करना है, तो अब इस बार थोड़ा सा अपने आप को नहीं स्ट्रेच करिए कि आप इसको भी ना समझने की कोशिश करिए। बाकी क्योंकि ऑलरेडी इतने आराम से पढ़ रहे हैं तो समझ में तो आ ही जाएगा, बट लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगले 7 8 9 10 मान लो मैक्सिमम 10 दिन के अंदर अंदर आप क्या करोगे कि आप नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट बना सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे फिर और भी प्रोजेक्ट बना के आप और भी अपनी अपने जो भी कॉन्सेप्ट होगा उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला है बस कि इस पहले तो पैकेज को इंस्टॉल कर लो, फिर उसमें जो जो भी ये चीजें यहाँ पे इन्होंने बता रहे हैं देख लो एक बार, उसको एक्सप्लोर कर लो बेसिकली, वो सारी चीजें फोल्डर और फाइल्स ऑलरेडी पहले से उसमें उस प्रोजेक्ट के अंदर है कि नहीं है, उस फाइल का मीनिंग क्या है, वो सारी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जानते भी हैं। तो ये सारी चीजें फाइल आपको एक बार एक्सप्लोर कर लीजिए, बस देख लीजिए, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 100% पूरा एकदम नहीं क्लियरिटी के साथ ही ना आगे बढ़िए, बट आपको एक ओवरव्यू मिल रहा है कि बेसिकली जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये प्लेस होल्डर डेटा के बारे में यहाँ पे बताया गया है। क्या हुआ आप, ठीक है। प्लेस होल्डर डेटा बेसिकली क्या है, यहाँ पे देखो इन्होंने दिया भी है। देखो अब ये चीजें मैं ऐसे बताता ना शायद आपको उतना ज्यादा ना क्लियरिटी नहीं होता, इसलिए मैं जानबूझ के ना थोड़ा सा इस पे ज्यादा पढ़ के बताना चाह रहा हूँ। प्लेस होल्डर डेटा बेसिकली जैसे सिंपल बात है कि अगर मान लो हम डेटाबेस का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो डेटाबेस में हम क्या करते हैं, डेटा को ही स्टोर करते हैं, नहीं। बट अब डेटा तो टाइम के साथ स्टोर होगा ना, जब प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट होगा फिर यूजर्स आएंगे, देन उसके बाद अब यूजर्स कुछ क्वेरी करेंगे या फिर डेटा को फीड करेंगे उसमें, देन आपका डेटाबेस क्या होगा, उसमें डेटा आएगा। फिर उसके बाद फिर आप ना उस डेटा को अपने वेबसाइट पे दिखा सकते हो। बट जब हम डेवलपमेंट मोड में होते हैं तो हमें एक रॉ डेटा की जरूरत होती है, जिसको हम लोग एज ए डेमो के पर्पज से, ताकि हमें पता हो कि पिछले जब डेटा इसमें आएगा तो डेटा को हम कैसे शो करेंगे, कैसे हम यूआई में उसका यूज करेंगे। उसके लिए हमें पहले से एक रॉ डेटा की जरूरत होती है, तो उसी को प्लेस होल्डर डेटा बोला जा रहा है। कि अब हमारे पास दो तरीके हैं उस डेटा को क्रिएट करने के, या तो हम जेसन फॉर्मेट में ना, जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन के फॉर्मेट में होता है, वो डेटा को क्रिएट करवा ले चैट जीपीटी के थ्रू, या फिर कहीं से ना कॉपी पेस्ट कर ले। अदरवाइज एक एक मॉक एपीआई करके ना एक थर्ड पार्टी सर्विसेज, इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे इस पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ना किसी भी प्रकार के अगर कोई डेटा बना रहा है, जो कि मैं इसलिए इस पर बोल रहा हूँ, आप जाकर इसको पढ़ने की कोशिश करिएगा। कुछ है नहीं, बस मतलब जानते रहो, बस कहने का मतलब ये पढ़ना क्या है ये। जैसे कि पहले हम लोग एपीआई फेच कर रहे थे ना, हम लोग कुछ तो कर ही रहे थे ना पहले, डेटा कुछ जो यूजर्स डेटा या फिर वो सारी चीजें जो हम लोग ओपन फ्री एपीआई जो हम लोग कर रहे हैं, उसी तरीके से मॉक एपीआई भी एक है। इसके भी डेटा को हम लोग क्या कर, बट ये ना कुछ तो फ्री है एक दो प्रोजेक्ट के लिए, बाकी उसके बाद क्या है पेड हो गया है। बट एक तो हम कर ही सकते हैं, जहाँ पे हमें क्या मिलेगा अगर इसको स्टार्ट करेंगे। पहले तो ये साइन अप करने के लिए बोल रहा है, ऑलरेडी मेरा साइन अप है। बट मैं आपको बता दूं, मैं इसका यूज तो ऐसे भी करना, तो बार बार अपना आईडी देने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरा किसी और आईडी से साइन अप है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ना कि बना बनाया आपको ना एक डेमो पर्पज से डेटा मिल जाएगा। और किसी भी प्रकार का जस्ट लाइक कि अगर आप मान लो रेस्टोरेंट की लेवल की वेबसाइट बना रहे हो, तो आप अलग अलग डिशेस के ना बेसिकली क्या है कि आपको फोटोज हो गए उसके बारे में हो गए, इंग्रेडिएंट के बारे में हो गया, या फिर किसी भी जस्ट लाइक कैप टाइप की कोई सर्विस ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हो, उसमें बहुत सारी इमेजेस की आपको नीड होगी, तो वो सारी चीजें ना यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में ना डेटा बनाए गए हैं, ठीक है। और उसका एक एंड पॉइंट जिस क्या बोलते हैं हम, जो यूआरएल होता है उसको एंड पॉइंट बोलते हैं, जिसपे जिस यूआरएल का फेच मेथड के थ्रू जब हम यूआरएल पास करते हैं, देन हमारे वो डेटा हमें क्या होता है फेच हो जाता है। तो हर एक टाइप के ना डेटा आपको इस बेसिकली पार्टिकुलर वेबसाइट पे आके आपको देख देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए अभी तो आपके लिए यूज केस, क्योंकि हम एक ही प्रोजेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद हमें पेड, ऑब्वियस बात है पे तो करने वाले नहीं होते। बट आप जाकर इसको एक्सप्लोर, पहले तो साइन अप कर लीजिएगा, ठीक है, अपने जो भी आप
हमारा आपका ईमेल आईडी है, इस पर गेट स्टार्टेड कर लीजिए। और एक प्रोजेक्ट आप ट्राई करिएगा यहाँ पे, अभी आगे जाके जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पहले तभी बस जाके उसको एक्सप्लोर करिए कि किस किस टाइप का डेटा आपको मिलता है, ठीक है, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस यूआरएल को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लास के बाद जाके जरूर एक्सप्लोर करिएगा। तो इन्होंने ये बता रखा है कि बेसिकली या तो अब इस मतलब बेसिकली उस टाइप जो डेमो डेटा है उसके लिए अब ये दो तरीका अपना सकते हैं, या तो इस मॉक एपीआई जो हमारे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है इसका यूज करके कोई मॉक डेटा ले आइए, या तो अपना खुद का चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल्स का यूज करके जेसन फॉर्मेट में डेटा को क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए ऑलरेडी इन्होंने क्या किया है, डेटा को प्रोवाइड कर दिया, तो हमें इस प्रोजेक्ट के लिए डेटा नहीं चाहिए आगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया, ऐप के अंदर जो लिप फोल्डर है उसी के अंदर ना प्लेस होल्डर डैश डेटा डॉट टीएस, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट फाइल के अंदर बेसिकली जस्ट लाइक जेएस फाइल जो होती थी, अब यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट हम लोग यूज करने वाले हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट फाइल है। तो इस प्रोजेक्ट में टाइप स्क्रिप्ट के बारे में भी थोड़ा सा बेसिक जानेंगे, अदरवाइज अगर बहुत डिटेल में, क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में ही हमें सब कोड लिखना है, तो बेसिक चीजें भी हमें जानते चलना है, तो कोड आगे चल के ना भी देखेंगे, ठीक है। तो ये टाइप स्क्रिप्ट आपको भी जो दिख रहा है, ठीक है, तो ये फोल्डर है, आप जाकर अपने प्रोजेक्ट में जाकर देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि लीव के अंदर, ये ऐप के अंदर जो लीव फोल्डर है, फोल्डर के अंदर जो हमारा क्या प्लेस होल्डर डेटा, नहीं, तो ये सारा डेटा जो कि इस टाइप का डेटा आप चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहें तो ऑब्वियस बात है, तो बनवा सकते हैं ये। और यहाँ पे बना बनाया आपको मिल गया है, तो वही जो वहां पे उन्होंने लिखा था कि जेसन, ये और ये जेसन के फॉर्मेट में है। जेसन आप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ही है, एक एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट रखे गए, नहीं, ठीक है। तो जेसन के फॉर्मेट में ये सारा डेटा जो कौन किस टाइप के डेटा जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज होने वाले हैं, तो ये डेटा कहाँ पर रखे गए हैं, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में ऑटोमेटिकली हमें क्रिएट करके मिल गया है, ठीक है। तो ये बताया गया कि इस टाइप का डेटा है जो कि यूज करेगा, अभी नहीं यूज करें, आगे जाके जब डेटाबेस यूज सेटअप करेंगे तो इसी डेटा को यूज कर लेंगे, ठीक है। टाइप स्क्रिप्ट के बारे में भी बेसिक इन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली क्या होती है, ठीक है, इसका यूज क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीजें बता रखा है इन्होंने। बट अगर आपकी मर्जी है तो आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि मतलब अगर आप और भी टाइप स्क्रिप्ट को ना बेटर तरीके से यूज करना चाहते हो, ठीक है, तो प्रिज्मा टूल्स का यूज कर सकते हैं डेटाबेस को ना बेसिकली, जो भी पोस्ट करने वाले यूज करने वाले, तो उसको मैनुअली हम उस पे डेटा को नहीं CRUD ऑपरेशन यूज करते, जैसा कि हम लोग नियॉन का यूज करेंगे, बट ये बोल रहे हैं कि रिकमेंड करें प्रिज्मा टूल्स का भी यूज कर सकते हैं। बट प्रिज्मा भी क्या है, एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा क्रिएट किया गया टूल्स है, जस्ट लाइक क्लर्क। ये भी कुछ समय के बाद आपको इसमें भी पेड करना, मतलब देना, पेमेंट करना होगा, तो प्रिज्मा का भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज ड्रिजल बेसिकली ये भी एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी, या तो इसका यूज कर सकते हैं। बाकी टाइप स्क्रिप्ट कोड लिखने के लिए, जैसे कि जब हमारे पास, जब हम लोग बीएस कोड में एक्सटेंशन यूज करते हैं, तो ये टाइप स्क्रिप्ट प्लगइन्स को भी हम क्या करें, एज ए एक्सटेंशन कोड एडिटर में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसके बारे में ये क्या होता है, तो जब भी हम बीएस कोड के अंदर जाए, बीएस कोड में हम सर्च कर सकते हैं टाइप स्क्रिप्ट एक्सटेंशन के बारे में, और इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी हम टाइप स्क्रिप्ट लिखेंगे, अगर कुछ चीजें अगर सिंटेक्स एरर आएगा तो बेसिकली ऑटोमेटिक, जस्ट लाइक कि जो अभी हम लोग जिस तरीके से, क्या बोलूं, कौन कौन सा एक्सटेंशन हम लोग यूज कर रहे हैं अभी, एक मिनट, कभी कभी तो नाम विभाग, जैसे कि प्रिटियर क्या काम करता है कि ऑब्वियस बात है कि हमारे कोड को, ऑब्वियस बात है जो भी चीजें अगर हम जैसे मैक्सिमम या एक से ज्यादा स्पेस यूज कर रहे हैं, प्रिटियर एक्सटेंशन हमें क्या करता है कि हमारे हमारे कोड को बेसिकली और भी स्टाइल कर देता है। उसी तरीके से जैसा कि यहाँ बताया कि अगर अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि टाइप स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, तो टाइप स्क्रिप्ट के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्लगइन्स को, एक्सटेंशन को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। एक्सटेंशन कैसे ऐड होगा, तो आप चाहे तो डायरेक्टली हम, मैं तो आपको बता दे रहा हूँ, बट लेकिन आप ना ये जो टाइप स्क्रिप्ट के बारे में दिया गया है
कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, इस प्लगइन को कैसे यूज करना है। हम प्रोजेक्ट में तो करेंगे करेंगे, अब इस वाले पेज को जाके पढ़ सकते हैं डिटेल में। यहाँ से ना थोड़ा सा आपको ना टाइप स्क्रिप्ट के बारे में आप और भी ज्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, बट टाइप स्क्रिप्ट तो हम अभी पढ़ेंगे भी थोड़ा सा बेसिक। बट आप ट्राई करिएगा कि यहाँ पे जो ये टाइप स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया है, ठीक है, इस पेज पे तो आप जाएंगे ही जाएंगे आज की क्लास के बाद। इस पर क्लिक करके ना उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन वाले पे एक पेज आएगा, वहाँ उसको पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देन क्योंकि पैकेज हम लोग कहीं और से इंस्टॉल कर रखा था, तो सबसे पहले तो हमें वो सारी चीजें जिसे एनपीएम आई करके बेसिकली क्या दिया है कि रन pnpm आई टू इंस्टॉल प्रोजेक्ट पैकेजेस, ठीक है। कि ये जो पैकेजेस है इसके अंदर, हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर, अरे पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही डिलीट हो गया, ठीक है। तो अगर हमें इसको रन करना है तो ऑब्वियस बात है, अब यहाँ पे दिया गया है कि आप सबसे पहले npm इंस्टॉल कर लीजिए, इनिट कर लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं npm रन डेव करते हैं, बट अब pnpm यूज करेंगे तो pnpm रन नहीं लिखने की जरूरत होगी, बस सिर्फ pnpm डेव लिखेंगे, हमारा प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप अगर अभी हम यहाँ पे करें तो हमारा क्या करना होगा, सबसे पहले अपने टर्मिनल को यूज कर लेते हैं, जो हमारा टर्मिनल है। क्या करना, कौन क्या स्टेप लेना था, npm रन डेव, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या हो गया, अब सिंपल हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन ऑप्शन कर क्लिक करता हूँ, तो बेसिकली हमारा देखिए प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके का दिखेगा। वैसे ही जब हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे तो ये हमारा ये प्रोजेक्ट जो हमारा ये कौन सा कोड दिख रहा है, कहाँ पे लिखा गया होगा इस कंटेंट के लिए कोड, ये जो भी कंटेंट दिख रहा है इसका कोड किस फोल्डर के अंदर लिखा गया होगा। तो बेसिक तो पढ़ रखा है ना, क्यों, कौन बताएगा। अरे बोल तो दो। सर फिर से पूछिए एक बार। मैं बोल रहा हूँ ये कंटेंट जो हमें भी दिखाई दे रहा है इसके लिए कोड कहाँ पे लिखा गया होगा हमारे प्रोजेक्ट में। सर कंपोनेंट्स में लिखा गया है। पेज डॉट टीएसएक्स। हाँ पेज डॉट टीएसएक्स में लिखा गया होगा, बट ये पेज डॉट टीएसएक्स फाइल कहाँ पे होगी, ऐप फोल्डर के अंदर। ऐप ऐप के अंदर जो फोल्डर के अंदर नहीं। कंपोनेंट्स बने तो हैं पहले तो हमारा ये जो ऐप फोल्डर है इस फोल्डर के अंदर ये जो हमारा पेज डॉट टीएसएक्स है, ऐप के डायरेक्ट अंदर नहीं, मतलब ऐप के अंदर किसी फोल्डर, ऐप के अंदर किसी फोल्डर के अंदर पेज डॉट टीएसएक्स नहीं, जो ऐप के अंदर डायरेक्ट पेज डॉट टीएसएक्स फाइल लिखी गई है, इसके कंटेंट यहाँ पे जो कुछ भी जो हमें दिखाई दे रहा है वो सारा कोड, जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये है वेलकम टू एक्मे। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे मेन के अंदर हमारा एक ड्यू है, और ड्यू के अंदर पैराग्राफ है जिसमें स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर, क्योंकि वो हाईलाइटेड दिख रहा है वेलकम टू एक्मे एक्मे करके, ये जो हमारा कंटेंट है ये सारी चीजें तो दिख रहा है नहीं। तो इसी तरीके से आगे जो इमेजेस दिख रही है बेसिकली, ये एरो का जो है, एरो एरो बेसिकली आइकन जो दिख रहा है, वो आइकन बेसिकली एरो आइकन जो कि लूसिड बेसिकली यहाँ से इस हीरो आइकन के अंदर थ्रू हमें ना मिल रहा है, इसको इंस्टॉल ऑलरेडी हमारे पैकेज में इंस्टॉल है। तो सारी चीजें तो बेसिकली अभी हमें बस इतना देखना था क्या, कि ये जो हमारा पैकेज जब हमने जो प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था उस प्रोजेक्ट में जो बना बनाया कोड था, उस कोड को जब हम रन कर रहे थे, उस कमांड को रन करने के बाद ये हमारा पूरा कोड बेसिकली दिखना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट सेटअप हो चुका है। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली हमें अब जो एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट का, वो ऑलरेडी हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो आज क्या करते हैं, आज हमारा ये पहला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 1 नहीं।
तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर कि आप एक नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट के अंदर कैसे सीएसएस को ऐड कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, इसमें जो बताया गया है उस उन सारे तरीकों से प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे अगले प्रोजेक्ट में। ठीक है, जो भी हमारा ये पेज बना हुआ दिख रहा है आपको, तो इस पेज को स्टाइल करने की कोशिश करेंगे हम लोग अगले क्लास में। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा इसको एक दो दिन थोड़ा सा धीमा धीमा क्या करेंगे, आज थोड़ा सा ठीक वो दोनों भी चले गए, देखता हूँ क्या है। ये लोग तारीख जो या तो टफ लग रहा है या तो आसान लग रहा होगा, पूछता हूँ पहले। भाई बताइएगा कि ऐसे पढ़ते हैं एक बार, ताकि एक बार ना आपको ओवरव्यू मिल जाए। कुछ टफ नहीं है, पहली बार आप, और क्योंकि आप आज हमने क्या किया बताओ, इंस्टॉल ही तो किया है ना। और अब इतना भी नहीं है, आप थोड़ा सा बियर कर सकते हैं, तो फिर तो गलत होगा ना कि फिर अब आप ऐसा तो है नहीं फर्स्ट ईयर बच्चों को एकदम आपको सब कुछ आराम से पढ़े, या तो कहो भाई 4 महीने पढ़ते हैं फिर इसी को, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो हमारे लिए तो आसान तो वो है नहीं, सिंपल किया। हर चीज एक एक टॉपिक को ना एक एक दिन में कवर करें, कोई मतलब नहीं है, लेकिन तो थोड़ा सा आप लोग ना एफर्ट डालिए। ठीक है, ताकि अगले 10-12 दिन में ना आपका एक कॉमन सेंस डेवलप हो सके कि फुल स्टैक, क्योंकि आपको अब फुल स्टैक प्रोजेक्ट बनाने की आदत डालनी ही होगी। उसमें इतने सारे टूल्स आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने ही होंगे। ठीक है, अब नॉर्मल तरीके से नहीं चल सकता, क्योंकि बेसिक चीजें हैं, अब बेसिक चीजें आप नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी गलती है। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग टेलविन को सेटअप करना, टेलविन का यूज करना, वो बाकी चीजें ना कैसे हम रॉ कोड लिख सकते हैं मॉड्यूल डॉट सीएसएस का फाइल बना के, वो सारी चीजें ना हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगली क्लास में इस पेज को और इसके बाद वाले पेज को जस्ट लाइक फ्रंट और इमेज, ये दो ब्लॉक कल की क्लास में करते हैं। ठीक है, तो पढ़ के आइएगा। ठीक है, पढ़िए, जो ना समझ में आए, और ट्राई करिएगा कि अगर कुछ चीजें ना आप लोगों का जो नहीं पढ़ रहा, नहीं समझ में आ रहा, उसको कॉपी पे लिख लीजिए, उसको जितना डिटेल में लिख सकते हैं लिख लीजिए, और मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि कॉमन क्वेश्चन है सबका, तो फिर हम उसी तरीके से ना कहाँ पे हमें उसको बताना भी शुरू में जरूरी है कि बाद में बताना है, वो सारी चीजें हमारे दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो क्लास में इसे हमारा थोड़ा सा मतलब उस सारे टॉपिक को ना कैसे हैंडल करना है वो हमें पता होगा। ठीक है, चलिए फिर करते हैं, मिलते हैं कल। ठीक है, यस, ठीक है आकांक्षा वीडियो जी। अपलोड कर दीजिए। हाँ, मैं कर दूंगा वीडियो अपलोड। यस और बस सर। अगले 6-7 दिन आप थोड़ा सा ना जितना टाइम दे सकते हो, एक हफ्ते का मेहनत है, करते हैं। ठीक है, ओके सर। चलो ना, ओके बाय।